आपको हायरिंग से पहले आपको बहुत अच्छे से डील किया जाता है, सब चीज़ें आपको बताई जाती है, लेकिन फिर भी हायरिंग के बाद आपको सरप्राइज़ पैकेजेज़ मिलते हैं जॉब में। आई थिंक अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वो गलत है। और हम बहुत सारे ऐसे इदारों के बारे में जानते हैं जहाँ पे अगर ऐसा किया गया है तो आज वो इदारे किसी प्रोग्रेस की सतह पे काम नहीं कर रहे। वो इदारे जहाँ पे ऐसी कोई गलत कमिटमेंट की गई या आपको आने से पहले वाली बात कही गई और बाद में कुछ और हुआ, आज आप वहाँ पे कोई टैलेंटेड लोगों को काम करते हुए नहीं देखेंगे। ये जो आपके नाम के साथ ये मंडे मैन है, इसके पीछे का क्या राज़ है? मंडे को हम हमने एक ऐसा टैबू बना दिया हुआ है कि शायद वो टफ है। यूजुअली आई थिंक मंडे के भी हमारे बारे में ये ख्यालात होंगे। कि तो ये 4 साल आपके किस तरह गुज़रे हैं? इस कंपनी को कहाँ से कहाँ देखा है आपने? 4 साल टू बी ऑनेस्ट विद यू बहुत चैलेंजिंग रहे हैं। बहुत दफ़ा ऐसा आया जहाँ पे मैंने गिव अप किया एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट कि मैंने गिव अप किया और मुझे लग रहा था दैट ये आगे नहीं चलेगा। अच्छा, जॉब के लिए सबसे पहली चीज़, मेन चीज़ होती है, वो होती है सीवी। अब नौजवान जॉब हासिल करने के लिए किस तरह की सीवी बनाएँ? सीवी पिछले 10 सालों के अंदर आपका रेज्यूमे आप कैसे डिज़ाइन करते हो ये तो इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी प्रेजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कैसी है वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा और मेरे साथ हैं आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर वासिफ मज़हर। मिस्टर वासिफ मज़हर, द मंडे मैन, CEO ऑफ मेक इट हैपन कंपनी। इट्स एन HR एंड OD कंपनी। तो वेलकम करते हैं इनको अपने पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपके नाम के साथ ये मंडे मैन है, इसके पीछे का क्या राज है? एक तो जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आप लोगों के प्रोग्राम्स देखता रहता हूँ, वेरी एंगेजिंग, वेरी इंसाइटफुल एज वेल। थैंक यू। मंडे मैन के पीछे राज ये है कि आई स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट कि हम जब भी ज़िंदगी में कुछ करें तो उसको दिल से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने बिल्कुल। उसको रीडिफाइन इस तरह से अपने लिए किया हुआ है और लोगों के लिए भी कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। आप जो भी काम करें वो दिल से करें और जब आप उसके अंदर एनर्जी बिल्ड कर लेते हैं तो वो काम आपके लिए इजी हो जाता है। सो मंडे मैन का कॉन्सेप्ट आया जब बहुत सारे लोग, आपने भी देखा होगा आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो कि मंडे को टारगेट किया जाता है। मंडे बहुत टफ लगता है टफ हमें। लगता है, चाहे हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं। मंडे को हम हमने एक ऐसा टैबू बना दिया हुआ है कि शायद वो टफ है। यूजुअली आई थिंक मंडे के भी हमारे बारे में ये ख्यालात होंगे। सो आई पिक्ड अप वन कॉन्सेप्ट कि आई थिंक रादर देन कि हम मंडे को ब्लेम करें चीज़ों के लिए, और ये बड़ी छोटे से कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ था ऑन अ वेरी लाइटर नोट। आई थॉट कि हम व्हाई नॉट मंडे को फिक्स करें, क्योंकि ये पहला दिन है जिसके ऊपर बहुत बिल्कुल। कुछ डिपेंड कर रहा होता है। आपका हफ्ता कैसा गुजरना है ये एस्ट्रोलॉजिस्ट तो आपको बता ही सकता है, लेकिन आप खुद भी बता सकते हैं। तो पहला दिन अगर आप सही तरह से डिज़ाइन कर लें उस दिन को, तो आपका ट्यूसडे वेंसडे, आपका थॉरो पूरा हफ्ता, पूरा महीना, साल, वो आप उसको छोटे छोटे चंक में डिकोड कर सकते हैं। सो बिल्कुल समहाउ ऐसे ही वो है। मंडे के साथ जो मेरा ताल्लुक था, ये मंडे के लिए जो मेरी लाइकिंग थी, वो मेरी आइडेंटिटी बन गई। और आई अच्छा। थॉट व्हाई नॉट इस आइडेंटिटी को ही हम आगे लेके चलें और एक ऐसी चीज़ को चुन लें जिसके ऊपर कम लोग चलते हैं। सो इसकी बिल्कुल। बैक एंड स्टोरी ये है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक कॉन्सेप्ट मेरी आइडेंटिटी बन गया ऑफ वासिफ द मंडे मैन। वासिफ द और मंडे जी मैन बड़ा ही अच्छा ही मोटिवेशनल लगता है। आपने मंडे को आसान बना लिया, आपके बाकी दिन भी आसान जी, होंगे। जी, एब्सोल्युटली। और अब आई थिंक वो मंडे मैन बहुत सारे जो मेरे नेटवर्क के अंदर लोग हैं प्रोफेशनली, पर्सनली, तो मंडे को स्पेसिफिकली मेरी पोस्ट आती है जो कि ज़्यादातर लीडरशिप पे होती है, कम्युनिकेशन पे होती है, अच्छा। किसी एक टॉपिक को लेके होती है। मेरी बहुत सारी पॉडकास्ट या वीडियोस उस कॉन्सेप्ट पे आती हैं। तो इट्स गुड टू नो दैट पीपल वेट फॉर इट कि मंडे मैन की पोस्ट क्यों नहीं आई, ताकि हम उससे इंस्पायर होकर चीज़ों को आगे लेके चल सकें। सो इसका बैक एंड कॉन्सेप्ट ये है। ज़बरदस्त। तो सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे। यहाँ तक आपकी आने की जर्नी कैसी रही? कहाँ से आपने शुरुआत की? आपकी एजुकेशन क्या है?
मैं लाहौर से हूँ, born and brought up in Lahore. I'm from Punjabi family. Initial schooling was from DPS, Model Town. उसके बाद college, university. I've done my masters in HR back in university days. So ये educational background है. उसके बाद from 2004 till 2019, good 16 years मैंने HR में thoroughly काम किया. और आज से कोई 4 साल पहले 4 years ago I thought कि अब टाइम आ गया कि मैं लीप ऑफ फेथ ले सकूं. सो आई क्रिएटेड माय ओन स्टार्टअप कॉल्ड मेक इट हैपन, which is an HR and organizational development company. ये मेक इट हैपन बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ है, जैसे कि बिल्कुल ज्वाइन करे तो पता हो कुछ करना है. जी बिल्कुल ऐसा ही है. एंड आई एम वेरी प्राउड. एक छोटी सी चीज़ जो मेरे लिए बड़ी स्पेशल है, जब मैं ये जर्नी ले रहा था तो आई टुक 31 days टू नेम माई कंपनी. और वो बड़ा थॉरो प्रोसेस मेरे खुद के लिए था, क्योंकि ये जैसे कि आपने कहा एक की आइडेंटिटी है. इस कंपनी ने क्या करना है, ये कंपनी कैसे चीज़ों को आगे लेके चलेगी. सो उन 31 दिनों में आई टुक टाइम के, क्योंकि ये आइडेंटिटी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ चलनी थी मेरे साथ. सो येस, इट्स समथिंग यूनिक एंड दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट मेक इट हैपन. कि तो ये 4 साल आपके किस तरह गुजरे हैं? इस कंपनी को कहाँ से कहाँ देखा आपने? आई थिंक बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि ऑब्वियसली जब आप इतना लंबा टाइम नौकरी में गुजार लेते हैं, जॉब में गुजार लेते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपने वो लीप ऑफ फेथ को एक तरह से अपने विंग्स को आपके जो पर हैं उनको काटना है और दोबारा से बिल्ड करना है. बिकॉज आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो भी आपको एक स्पेशल फ्रेमिंग में देख रहे होते हैं. उनके लिए आप एक अच्छे जॉब टाइटल में हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो जब आपसे मिलते हैं वो उस फ्रेम ऑफ माइंड से मिलते हैं. सो अगली सुबह उनका फ्रेम ऑफ माइंड बदलने वाला है, क्योंकि आपके साथ वो जॉब टाइटल नहीं रहना, आपके साथ वो ऑर्गेनाइजेशन का टैग नहीं रहना है. सो 4 साल टू बी ऑनेस्ट विद यू बहुत चैलेंजिंग रहे हैं, बिकॉज इन्हीं 4 सालों में 2 साल कोविड वाले भी थे. सो बहुत दफ़ा ऐसा आया जहाँ पे मैंने गिव अप किया, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट कि मैंने गिव अप किया, और मुझे लग रहा था दैट ये आगे नहीं चलेगा. बट आई थिंक उस एक टाइम के अंदर कई प्लान्स आपके होते हैं और कई प्लान्स अल्लाह ताला के होते हैं. बिल्कुल. तो कुछ ऐसे प्लान है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए रखे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको उन प्लान्स के साथ आपको जोड़ लेगा. सो आई थिंक अल्लाह ताला ने भी मेरे लिए शायद कोई प्लान रखा हुआ था, और मेक इट हैपन को दोबारा रिवाइव होना था, चलना था. और आज 4 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ ग्लोबल कंपनी. हम पाकिस्तान से बाहर ना सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, काम कर रहे हैं, ग्लोबल एंटिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सो इन 4 सालों के अंदर आई थिंक बड़ा चैलेंजिंग रहा, थ्रिलिंग रहा, बट हमने उसको अच्छी तरह आगे भी हम लेके चले, और अभी भी चल रहा है. अच्छा, जॉब के लिए सबसे पहली चीज़, मेन चीज़ होती है, वो होती है सीवी. अब नौजवान जॉब हासिल करने के लिए किस तरह की सीवी बनाए? देखें, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स चेंज हो रहे हैं, मैंने और आपने देखा है, आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल कि आज से 20 साल पहले पेजर था, और आज अगर आप किसी जेन जी से पूछें तो आई थिंक उसको पेजर ऑब्वियसली मालूम नहीं होगा. आप उसको बताएंगे कि वो फंक्शन कैसे करता था, तो वो भी उसके लिए एक शॉक होगा. तो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी हाई स्पीड हुई है. सीवी पिछले 10 सालों के अंदर आपका रेज्यूमे आप कैसे डिज़ाइन करते हो ये तो इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी प्रेजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कैसी है वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो हाँ, सीवी के लिए चंद फैक्टर्स जो मुझे भी मालूम है, यंगस्टर्स को भी मालूम है, आपको भी मालूम है. आपने रेज्यूमे प्रेजेंट कैसे करना है, एजुकेशन आपने कैसे मेंशन करनी है, अचीवमेंट्स कैसे मेंशन करनी है. एक छोटी सी चीज़ आई थिंक जो यंगस्टर्स बहुत मिस्टेक कर देते हैं, रेफरेंस विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट. ये एक बड़ी टिपिकल सी लाइन है. आई एम श्योर आप अपने इर्द गिर्द 12, 15, 2, 4 लोगों को जानते हैं, उनका नाम मेंशन कर दें, दैट्स ऑलवेज गुड. ये एक छोटी सी टिप है जो आई थिंक आपका रेज्यूमे बेहतर बना सकती है. आपकी प्रोफाइल पिक्चर आप कैसी यूज़ कर रहे हो, ये बेसिक रेज्यूमे टिप्स हैं. आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसी है, आपका ईमेल एड्रेस कैसा है, आपका ईमेल एड्रेस कहीं वासिफ वन हिट वंडर @hot.com तो नहीं है. सो ये छोटी छोटी रिप्रेजेंटेशन है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में.
तो ईमेल एड्रेस को प्लीज़ ऐसा चूज़ कीजिए कि रेज्यूमे पढ़ने का दिल चाहे, रेज्यूमे डिसेंट लगे, आपका फॉर्मेट आपकी फील्ड के अकॉर्डिंगली हो। मैं अगर यूआई यूएक्स में काम नहीं कर रहा, मैं कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ या मैं ग्राफिक पे काम नहीं कर रहा और मुझे एक फॉर्मेट अच्छा लगा है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे प्रोफाइल को सूट करेगा। सो मैं अगर एचआर में काम कर रहा हूँ तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली प्रोफाइल को मैच करना है, ये बेसिक लेवल है। बट उसके अलावा अगर आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा है, रीच बहुत अच्छी है, बना बहुत अच्छा हुआ है और आपकी लिंक्डइन प्रेजेंस ज़ीरो है, तो दैट्स अ माइनस साइन। सो इंश्योर करें कि आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी उतनी अच्छी प्रेजेंस हो ताकि आपका नेटवर्क अच्छा बिल्ड हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि ये रेज्यूमे सीवी का काम खत्म हो जाएगा, आगे आने वाले दौर में लोग लिंक्डइन प्रोफाइल से ही हायर करेंगे? आई थिंक वो कहा जाता है कि अब तो शायद रिश्ता भी फेसबुक पिक्चर देख के होना शुरू हो गया हुआ है। सो आई थिंक ऐसे ही येस, लिंक्डइन प्लेज अ वेरी की रोल, चाहे वो लिंक्डइन है, इंडीड है, कोई भी जॉब पोर्टल है, आपकी प्रेजेंस उसके ऊपर कितनी है। ना सिर्फ आपकी प्रेजेंस, खाली प्रोफाइल क्रिएट करने से आप किसी जॉब पे लैंड नहीं हो जाएंगे या आपको कोई बिजनेस लीड नहीं मिल जाएगी। आप उसको एक्टिव कैसे रखते हैं, आप उसको माइलेज अपने लिए कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे आजकल एक बड़ा इंगेजिंग सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे एक रैंडम क्वेश्चन आता है और आपका पर्सपेक्टिव पूछा जाता है कि लीडरशिप फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, कोई चैलेंज आ रहा है कैसा होना चाहिए। आप अगर उसमें कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहे हैं, सो ज़रूरी नहीं है कि आपका कंट्रीब्यूशन से आपको माइलेज मिलेगी। बहुत सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, आपने उनसे कैसे लर्न करना है, आप उनसे इन टच कैसे हो सकते हो, एक नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हो, और डायरेक्टली जॉब या नौकरी या अपॉर्चुनिटी मांगने की बजाय नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हो। सो वो नेटवर्क बिल्ड करने से ऑटोमेटिकली आपकी माइलेज बिल्ड हो जाएगी और आपको मालूम पड़ेगा कि इंडस्ट्री में लैंड होने के लिए मुझे क्या चाहिए। सो आई थिंक ये रूट अगर आप लेंगे तो अल्टीमेटली नौकरी मिल जाएगी बट माइलेज बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये तो था हमारा सीवी तक का काम। अब अगर हायर कर लिया, हायर करने के बाद प्रेजेंटेशन, ड्रेसिंग, वो सारा सफ़र आपको फेल भी कर सकता है, क्योंकि सीवी आपको सिर्फ आपका डिजिटल दिखाएगी, आपकी अचीवमेंट्स दिखाएगी, उसके बाद का सफ़र कैसा होना चाहिए? आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आप किस इदारे को ज्वाइन कर रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये वो फ़र्क है जो जॉब और करियर का होता है। सो बहुत सारे लोग, आई कॉल इट न्यूट्रिशन या टेस्ट, तो बहुत सारे लोग सिर्फ टेस्ट बेस्ड काम कर रहे होते हैं, यानी वक्ती काम कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे होते हैं। सो ये वो फ़र्क है जो स्प्रिंट और मैराथन में है। तो पहली एडवाइस तो ये है, सजेशन ये है कि मैराथन इज़ अ लॉन्ग रेस। उसके लिए आपका टेम्परामेंट डिफरेंट होना चाहिए, आपकी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। तो आप किसी भी इदारे में जाएं तो शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ मत जाएं, थॉरोली होमवर्क करके जाएं। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू गिव माय फाइनल इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द टेलीकॉम, एक टेलको कंपनी जिसको मैं ज्वाइन कर रहा था। सो मैंने आई ड्रेस्ड अप वेयरिंग अ टाई जो उनके लोगों के थीम के साथ थी, तो वो मैच कर रही थी। बट व्हेन आई वेंट टू अ टेक्सटाइल कंपनी, तो आई वॉज नॉट वेयरिंग अ टाई, आई वॉज वेयरिंग जो उनका यूनिफॉर्मिटी के साथ था, तो एक डेनिम कंपनी थी। तो मुझे वहाँ पे उस कल्चरल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, और ये एचआर के अंदर बड़ा कोर देखा जाता है कि फंक्शनली तो आपके एक्यूमेंट बहुत अच्छा है लेकिन आपके पास कल्चरल फिट आप नहीं है। तो जब आप ज्वाइन करें, जैसे आपने आइडेंटिफाई बड़ा अच्छी तरह से किया कि आप ड्रेसअप कैसे होते हैं, उस इदारे का एक इम्प्रेशन मैनेजमेंट है, उसको समझिए और ड्रेस कोड को अंडरस्टैंड करें। और अगर आप ये समझ गए हैं कि ड्रेस कोड क्या है, सिनेरियो क्या है, तो उसके बाद उस इदारे की रिक्वायरमेंट को समझिए। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको डे वन से एक सर्टेन प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी, जो कि करना भी चाहिए, इदारे करते भी हैं, बट ये टू वे ट्रैफिक है। कुछ एक्सपेक्टेशन इदारे की आपसे हैं और कुछ आपकी इदारे से हैं। तो इदारा अगर उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा है तो आपको भी उन एक्सपेक्टेशंस को समझना है कि वो ओनरशिप आपसे रिक्वायर्ड करते हैं, क्या वो आपसे एनालिटिकल थिंकिंग एक्वायर करते हैं, क्या वो आपसे एजिलिटी एक्वायर करते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप शुरू में डिकोड कर लें तो आपके लिए आगे करियर आसान हो जाता है। अच्छा, रिक्रूटमेंट और एचआर में क्या फ़र्क है? देखिए, एक प्रॉपरली थॉरो फंक्शन होता है जो बाकी सारी चीज़ों को ड्राइव कर रहा होता है। सो लेट्स से सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स के अंदर कॉर्पोरेट सेल्स भी है, फील्ड की सेल्स भी है, आफ्टर सेल सर्विस भी है, उनके डिफरेंट यूनिट्स हैं जो काम कर रहे हैं। इसी तरह एचआर एक बड़ा लार्ज फंक्शन है और रिक्रूटमेंट उसका हिस्सा है। सो रिक्रूटमेंट के अंदर तो आप
किसी को जब आप ऑन बोर्ड लेकर आ रहे हैं या अपनी हम्म। पोजीशन एडवर्टाइज कर रहे हैं या एक पूरा प्रोसेस रन कर रहे हैं कि आपने किस तरह का रिसोर्स ऑन बोर्ड करना है, असल चैलेंज मेरा जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ, असल चैलेंज स्टार्ट होता है जब रिसोर्स ऑन बोर्ड हो जाता है। सो जिसको हम एचआर की लिंगो में एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कहते हैं। सो लेट्स से हमने रिदा को हायर कर लिया हम्म। और उनका आज डे 1 है। अब उनका डे 1 और डे एंड जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो कैसे डिज़ाइन होना है। सो रिक्रूटमेंट तो ऑब्वियसली उसका एक प्रोसेस का पार्ट है, छोटा पार्ट है जिसके थ्रू आप उन लोगों को ऑन बोर्ड लेकर आ रहे हैं या पोजीशंस एडवर्टाइज कर रहे हैं अच्छा। या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें किस रोल पे कैसे लोगों की ज़रूरत है। बट जब वो लोग आपके पास आ जाएंगे तो एचआर के पास कुछ की फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के हैं, रिवॉर्ड की एक स्ट्रैटेजी है, रिकग्निशन का एक फ्रेमवर्क है, एचआर ऑपरेशंस है। तो ये सारे प्रोसेसेस उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे अप्लाई भी होने हैं। तो ये वो चलेगा कैसे पूरा प्रोसेस अच्छा, इससे उसको दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एचआर में आई थिंक अगर हम एचआर को थॉरली बात करें पिछले 10-15 सालों के अंदर इन पर्टिकुलर पाकिस्तान बहुत चेंज आया है। ग्लोबली तो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी बहुत आया है। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो सिर्फ रिसोर्स या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट समझा जाता था वो आज एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन है। काफ़ी काम होने वाला है मजीद उस पर, लेकिन आई थिंक ये भी ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। सो अब आगे जाना आई एम श्योर दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट लॉट ऑफ वर्क हैज़ बिन डन ऑन इट। और अब अगर हम लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखें तो एचआर का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा मॉडर्न डे और ग्लोबल ट्रेंड्स के ऊपर काम कर रहा है। आपको हायरिंग से पहले आपको बहुत अच्छे से डील किया जाता है, सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी हायरिंग के बाद आपको सरप्राइज पैकेजेस मिलते हैं जॉब में। आई थिंक बिल्कुल ये सारे प्रोसेस का हिस्सा है और बहुत ज़्यादा इस बारे में शिकायत भी की जाती है, हम लोगों को बात करते हुए भी सुनते हैं। आई थिंक अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वो गलत है। और हम बहुत सारे ऐसे इदारों के बारे में जानते हैं जहाँ पे अगर ऐसा किया गया है तो आज वो इदारे किसी प्रोग्रेस की सतह पे काम नहीं कर रहे। आज उन इदारों को जब भी हम उन इदारों के बारे में आज बात करते हैं तो हम हमेशा उन इदारों के बारे में एज अ नेगेटिव टैग बात करते हैं। और अब इंडस्ट्री इतनी छोटी है, हर कनेक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी हुई है कि वो इदारे जहाँ पे ऐसी कोई गलत कमिटमेंट की गई या आपको आने से पहले वाली बात कही गई और बाद में कुछ और हुआ, आज आप वहाँ पे कोई टैलेंटेड लोगों को काम करते हुए नहीं देखेंगे। सो दिस इज समथिंग जो कि अलार्मिंग है और नहीं होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे इदारे आपको बहुत अच्छा वेलकम करते हैं और मैंने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर। बट लोगों का आने के बाद जो कमिटमेंट लेवल है, ये दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी है कि लोगों का भी जो कमिटमेंट लेवल आने के बाद है वो वैसा बरकरार नहीं रहता है। वो भी मतलब कैंडिडेट भी आने के बाद उनके भी झूठ सामने आते हैं ना। जी बिल्कुल आते हैं, मतलब कि आप जॉब लेने से पहले भी आपका इंटरव्यू में जो है वो नहीं है और उसके बाद भी मेरा ख्याल है एक तो ये आने के बाद है, दूसरा जो जहाँ पे मैंने बहुत दफ़ा मैं पर्सनली हर्ट भी हुआ हूँ, प्रोफेशनली भी हर्ट हुआ हूँ। और ये मेरा रिक्वेस्ट भी है स्पेशली यंगस्टर्स, इवन प्रोफेशनल्स, जो कि बड़ा अलार्मिंग है। किसी का डेकेड का एक्सपीरियंस है, 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, और वो जब लोग इन टच आपसे रहते हैं कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, अप्रोच भी खुद करते हैं। मज़े की बात ये है, और जब पूरा नोटिस पीरियड गुजर जाता है और जिस दिन डे ऑफ ज्वाइनिंग है उस दिन आपको सुबह मालूम पड़ता है कि वो नहीं आ रहे। सो ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए 1 महीना वेट किया, आपका इंतज़ार किया, आपको ऑफ़र किया गई, 1 महीना आपने वेट करवाया। वो एचआर के बारे में ऑन अ लाइटर नोट बहुत जोकिंगली कहा जाता है कि एचआर विल लेट यू नो, और एचआर ये बताएगी। तो कैंडिडेट्स का भी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा हर्ट करने वाला होता है कि अगर आपने ज्वाइन कहीं नहीं करना, और ये बड़ा ओपन मैसेज है किसी भी इंडस्ट्री में, आपने ज्वाइन नहीं करना या आपको समझ नहीं आ रही, बी कैंडिड, ओपनली बताएं कि मुझे नहीं समझ आ रही। बट जब आप किसी को वेट करवाएंगे आप अपना इंप्रेशन ख़राब करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत छोटी है। आपको कल को कहीं और अप्लाई करना पड़ गया और आपकी दोबारा उन्हीं साहब से मुलाकात हो गई या खातून से मुलाकात हो गई, तो वो आपके लिए बहुत ट्रिकी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो डोंट डू दैट। अच्छा, ये जो कुछ कंपनीज हैं वो ऑफर लेटर नहीं देती, वो डायरेक्ट कहती हैं कि बस आप ज्वाइन कर लें, कॉल पे या डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लें। तो ला तो यही कहता है कि कांटेक्ट भी करना चाहिए, ऑफर लेटर भी देना चाहिए। देखें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, और आई थिंक उसी की वजह से आज हम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं।
और अलार्मिंग या सैड बात ये है, जो बहुत दुख देने वाली बात है, वो ये है कि वो इदारे जिनके अंदर बेपनाह पोटेंशियल था कि वो ग्लोबल लेवल पे काम कर सकते थे, वो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को चेंज कर सकते थे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वो आज भी ऑपरेशनल सतह की चीज़ों में स्टक हैं। सो अगर आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे अचीव करना चाहते हैं आप, और आपका वर्क एथिक या आपका इंटेलेक्ट या एक्यूमेन इस लेवल पे है, तो ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी बात, तजाद है इन दोनों बातों में। सो ऐसे इदारे जो आज भी ऐसा कर रहे हैं जिससे कोई इनकार नहीं है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, आज आप उनकी फाइनेंशियल हालत, उनकी सेल्स की हालत, उनका ओवरऑल कल्चर की हालत, या उनका ब्रांड नेम का अगर मार्केट में बात करेंगे तो हम उसके बारे में कुछ अच्छी राय नहीं सुनेंगे, ना ही हम अच्छी राय रखेंगे। सो उनके पास अगर लोग कोई काम कर भी रहे होंगे तो वो मजबूरी में है, वो दिल से काम नहीं हो रहा है। एंड सैड पार्ट इज के वो कहा जाता है कि हर किसी को रियलाइजेशन करवाने के लिए आपको जोल्ट देना पड़ता है, बट कई ऐसे इदारे हैं जो कोविड के बावजूद, जो कि मेरा ख्याल है दुनिया के लिए सबसे बड़ा जोल्ट था कि हम अपनी प्रैक्टिसेस को बदलें, माइंडसेट को चेंज करें, अगर उसके बावजूद आप उसी माइंडसेट और अप्रोच के ऊपर काम कर रहे हैं तो आइसबर्ग आपके सामने है, और इस दफ़ा अगर आपको कहा जा रहा है कि आइसबर्ग राइट अहेड है, तो आपने स्लो होने की बजाय या डायरेक्शन चेंज करने की बजाय स्पीड बढ़ा ली है ताकि आप जल्दी बैंग हो जाएं। तो ऐसे इदारों के बारे में आई थिंक अनफॉर्चुनेट है कि वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही और कंपनीज कहती हैं हमें अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, तो ये एक दूसरे को क्यों नहीं मिल रहे? मेरा ख्याल है कि इन दोनों को मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है इंडस्ट्री एंड के ऊपर, एकेडेमिया एंड के ऊपर। काफ़ी गैप्स काफ़ी दफ़ा आइडेंटिफाई हुआ है। मैं ख़ुद से बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स का पार्ट रहा हूँ, लीड भी किया है। मेजर रीज़न व्हाट आई सी इज़, जब ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि उनको लोग नहीं मिल रहे, तो हमें समझना है उनकी मुराद क्या है, कौन, मतलब लोग आ नहीं रहे हैं, उनको मिल नहीं रहे, वो क्या ढूंढ रहे हैं। सो इदारे बहुत दफ़ा वो कमिटमेंट का लेवल या एक्यूमेन का लेवल तलाश कर रहे होते हैं जो कि कैंडिडेट्स में नहीं होता। और कैंडिडेट्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे वो कुछ देर पिट स्टॉप कर सकें, या आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आप कुछ देर भेरा रुक रहे हैं। तो कैंडिडेट्स जब ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हैं, जबकि अल्टीमेटली जाना इस्लामाबाद है, बट वो कुछ देर रुकना चाहते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में रुकने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। सो इदारे जब इंटरव्यू के प्रोसेस में उतरते हैं और वो तलाश करने की कोशिश करते हैं जो कि एकेडेमिया प्रोड्यूस नहीं कर रहा या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं प्रोड्यूस कर रही, तो गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये बात बहुत ट्रू है, बिल्कुल ट्रू एसेंस में है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई नो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी टफ इकोनॉमिक सिचुएशन के बावजूद, बट लोगों की क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स या क्वालिटी ऑफ पीपल जो रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस नहीं होकर आ रही है। उसके लिए अगर हम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, रूट कॉज पे जाएं, तो आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ प्ले अ मेजर पार्ट फ्रेश ग्रेजुएट्स में। और हाई लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो जितनी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कहाँ से हंट कर रहे हैं, उनका वर्क एथिक क्या है, उनका फंक्शनल एक्यूमेन क्या है। तो इस गैप को आई थिंक काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है अगर एकेडेमिया और इंडस्ट्री मिलके कुछ ट्रेंड्स को सेट कर लें जो कि लोगों में इनकलकेट होना ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ निकल कर आए जो एग्जैक्टली हमें रिक्वायर्ड है। अब जैसे कि एक बंदा है, वो जीसी यूनिवर्सिटी इन एग्जाम्पल वहाँ से पढ़ के वो निकला है और उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है। कंपनीज कहती है हमें एक्सपीरियंस चाहिए, तो कैंडिडेट्स कहते हैं आप हमें जॉब देंगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना। मतलब वो स्टार्टिंग का पार्ट उनके लिए बहुत मुश्किल होता है जी। जो जॉब लेने जितना मुश्किल होता है ना शुरू के दिनों में, उनको वो एक्सपीरियंस या वो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कंपनी में एडजस्ट होने के लिए भी। देखिए, बहुत दफ़ा आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी ऑफ आई थिंक pride of Pakistan is Babar Azam. So let's pick up the journey of Babar Azam. You saw him being a ball boy. एक ऐसा रिसोर्स, एक ऐसा प्लेयर जो चाहता है कि मैं टीम में खेलूं, वो बॉल बॉय से स्टार्ट कर रहा है। हर एक की जर्नी फेरी टेल जर्नी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे और ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि आप ही तो वो रिसोर्स हैं वासिफ जिसका हमें इंतज़ार था, सो हमारी स्ट्रैटेजी और हमारा सेल्स सब कुछ आप ही के आने से ठीक होगा। वासिफ को भी किसी बेस लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा।
और बिल्कुल। ज़्यादातर बेस लेवल का स्टार्ट वॉलंटियर करने से होता है। सो वो लोग, अब हम 2 हिस्सों में इस गुफ्तगू को तोड़ते हैं। पहला हिस्सा वो है, वो लोग जो यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रहे हैं, हुँ, वो चाहे उस इंस्टीट्यूट से हो जिसका आप ज़िक्र कर रही हैं, वो हुँ, या वो किसी और जगह से हो। वो लोग जो फ्रेश यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वॉलंटियर कीजिए। आई डिड 6 इंटर्नशिप्स अनपेड। 6 अच्छा, इंटर्नशिप्स मैंने अपना करियर शुरू होने से पहले अनपेड की थी। व्हाई? हुँ, आई वांटेड टू नो ऑफिस एनवायरनमेंट क्या होता है, चाय बिल्कुल, कैसे बनती है, किसी को बुलाना होता है या खुद उठ के जाना होता है, सेल्फ हुँ, सर्विस है, लैपटॉप, कौन सी टीम देखती है, आईटी में कितने हुँ, फंक्शंस हैं, फाइनेंस में कितने फंक्शंस हैं, ब्रेक में क्या सब उठ जाते हैं या सबको जब भूख लगती है तब उठते हैं। हुँ, सो यू बिल्कुल, अंडरस्टैंड द इंटायर फिलॉसफी। तो यंग ग्रेजुएट्स जब आके मिडिल टीयर की जॉब पे अप्लाई करेंगे, हुँ, तो हुँ, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। सो अगर आप फ्रेश अच्छा, ग्रेड आए हो तो द राइट हुँ, वे इज इंटर्नशिप और हुँ, एमटीओ प्रोग्राम्स। तो आपके जो एमटीओ के प्रोग्राम्स हैं इंडस्ट्री में अक्रॉस, अब तो लोकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे चलते हैं, हुँ, आप वहाँ अप्लाई कीजिए। अगर आप एक सीनियर रिसोर्स हैं या मिड टीयर के रिसोर्स हैं, तो जिस जॉब रोल पे आप अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से एक जॉब रोल हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग है, हुँ, ठीक है, और आपका एचआर का थॉरो बैकग्राउंड नहीं है और उसकी की रिक्वायरमेंट्स मांग रही हैं कि आपका एचआर का चले थॉरो 5 साल नहीं, एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस हो या एटलीस्ट 1 साल का हो, अगर डिग्री नहीं भी है। वी हुँ, नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी एचआर में या मार्केटिंग में डिग्री नहीं है और आज वो डिफरेंट फंक्शंस में लोग काम कर रहे हैं। दिस इज बिल्कुल, वेरी एक्टिव बिकॉज वी वर्ल्ड वर्क लिव इन अ एजाइल वर्ल्ड। एजाइल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है। बट हुँ, जॉब रोल्स को चूज ऐसे कीजिए कि आपका प्रोफाइल उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ मैच हो जाए, और अगर अच्छा, नहीं हो रहा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं स्किल मैटर करता है ज़्यादा। देखें अगर वो उससे अपनी स्किल में हो जाते हैं कि हमें इसी स्किल में महारत है, हम ये काम कर सकते हैं, तो शायद उनको वो मिले कुछ स्किल्स चांस। हैं रिदा, देखें जो ऑर्गेनाइजेशन ने आपको देनी है, हुँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनालिटिकल थिंकिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशन मुझे सिखाएगी, कुछ मुझे हुँ, मालूम होना चाहिए कि एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ठीक है। या डिज़ाइन थिंकिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिखाएगी, कुछ मुझे मालूम होना चाहिए। हुँ, तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे होते हैं तो बेस लेवल का कॉन्सेप्ट ज़रूर ले लें, और आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक हुँ, है। सो काम करते हुए लेट्स से अगर मैं कस्टमर केयर में काम कर रहा हूँ, हुँ, मेरे ऊपर बहुत सारे प्रोसेस एचआर के लागू हो रहे हैं, तो मुझे मालूम ज़रूर हो गया है एज एन एम्प्लॉई कि मैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक प्रोसेस है, ट्रेनिंग एक प्रोसेस है, हुँ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एचआर में स्विच कर जाऊं, तो एचआर में स्विच करने के लिए ना मेरी एजुकेशन है और हुँ, ना मेरा स्किल सेट है, इट्स हुँ, ओके। अब मुझे स्विच करने का प्रोसेस समझना है, जिसको चाहे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहा जा सकता है या वर्टिकल कोई मूवमेंट क्रिएट हो सकती है। तो मुझे वो टाइम के साथ साथ लर्न करना है कि मैं वो कैसे क्रिएट अपने लिए कर सकता हूँ, बट वो अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले करना है, वो हुँ, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद नहीं होगा, सही है, ठीक है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन को समझ ये आ रही है। दिखाना है कि हुँ, मैं टेबल पे क्या वैल्यू लेकर आ सकता हूँ। लेट्स से हुँ, मैं एक प्रोसेस ओनर नहीं हूँ, मैंने वो प्रोसेस कभी ड्राइव नहीं किया, क्योंकि हुँ, मैं तो रिसीविंग एंड पे था। अब मैं उसको ड्राइव एंड पे आना चाहता हूँ, तो सही है। मुझे ऑर्गेनाइजेशन को ये बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसा क्या पोटेंशियल है कि मैं हुँ, अगर ड्राइविंग एंड पे आऊँ तो मैं किस तरह डिफरेंटली इसको चलाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल, आपसे ये स्पार्क, ये हुँ, एजिलिटी मांगती है, स्किल आ जाती है। सो वो ठीक टाइम है। के साथ साथ आपने डेवलप करके उसको आगे लेके चलना है। अच्छा, चैलेंजेस तो काफ़ी हो गए हैं, लेकिन मेक इट हैपन इसमें क्या करती है? ओके, सो व्हेन आई क्रिएटेड मेक इट हैपन आज से हुँ, 4 साल पहले, तो आइडिया ये था कि हमने ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प आउट कैसे करना है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ना हुँ, सिर्फ ट्रेनिंग में बल्कि एक ऐसा आर्किटेक्चर हम एज कंसल्टेंट्स क्रिएट कर सकें जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्ग टर्म हेल्प आउट कर सके। तो हुँ, हमारा कोर इज़ कि हम इन पर्टिकुलर लोकल इंडस्ट्रीज़ में स्टार्टअप्स के अंदर जो एचआर का कॉन्सेप्ट है हुँ, उसको बिल्ड करने के अंदर हम एक अपना कलीदी किरदार, एक फ्रंट एंड रोल प्ले करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को ये मालूम हो सके कि हमें एचआर को एज एन ऑपरेशनल फंक्शन की बजाय एज अ हुँ, स्ट्रेटेजिक फंक्शन कैसे इस्तेमाल करना है। सो अभी करंटली बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम 10+ कंपनीज के साथ अक्रॉस पाकिस्तान काम कर रहे हैं एज देयर फुल टाइम एचआर एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स, और हुँ, हेल्पिंग देम आउट कि हमने एचआर की फ़िलॉसफ़ी
या HR की स्ट्रैटेजी, जिसको हम पीपल स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, हमने उसको आगे कैसे लेके चलना है इन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट. सो ये एक कोर है. इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वी आर इनटू फिनोमिनल वर्क स्ट्रीम्स, जहाँ पे हम टीम्स और इंडिविजुअल्स को हेल्प आउट कर रहे होते हैं विद टूल्स एंड टेक्निक्स, जो कि उनके करियर डेवलपमेंट के अंदर थ्रू कोचिंग मेथोडोलॉजी, थ्रू वन-on-one मेंटोरिंग मेथोडोलॉजी वो कैसे चल रही होती है. So this is what key concept of Make It Happen is on HR end and on organizational development end. So उसके अंदर ट्रेनिंग का एक की रोल है. अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले इन पर्टिकुलर 2 सालों के अंदर हमने अक्रॉस ऑल सेक्टर्स काम किया है, चाहे वो लीडरशिप डेवलपमेंट का एरिया है, चाहे वो डिज़ाइन थिंकिंग है, चाहे वो सेल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो वैल्यू इंटीग्रेशन प्रोग्राम है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है. सो ये हमारा की फोटे है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प आउट कर रहे हैं. बेसिकली आपने अपने एक्सपीरियंस और अपने फील्ड को इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए ये कंपनी बनाई है. बहुत आपने बिल्कुल ऐसे ही है. और उसका की कॉन्सेप्ट भी यही था, क्योंकि मैंने थॉरली काम एक फील्ड के अंदर किया हुआ था, तो मुझे आइडिया था कि मैं इसको इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ. ऑल्सो बीइंग अ ट्रेनर एज अ फैसिलिटेटर एज वेल. सो बहुत दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जब ट्रेनिंग का फीडबैक अच्छा आता है या बहुत ज़्यादा लोग कॉलीग्स पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका सक्सेस का मंत्रा भी वही है जो कि आपने बताया, क्योंकि मैं टेबल के दूसरी तरफ रहा हूँ और मुझे चीज़ों का आइडिया है कि वो कैसे चलती हैं. तो ट्रेनिंग के अंदर ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रियलिटी बेस्ड आ जाते हैं रादर दैन मोटिवेशनल बेस्ड. सो यू नो दैट्स हाउ वी टेक दैट फॉरवर्ड. तो मोटिवेशन आजकल मोस्टली मिसअंडरस्टूड समझी जा रही है, ऐसा क्यों है? आई थिंक उसके अंदर बहुत सारे लोगों का बहुत किरदार रहा है, और अनफॉर्चुनेटली वो किरदार यू नो मोटिवेशन को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में रहा है. मैं खुद काफ़ी मोटिवेटेड आदमी हूँ, इमोशनली काफ़ी ड्रिवन हूँ, इमोशंस में बहुत बिलीव रखता हूँ. छोटा मोटा स्पोर्ट्स एथलीट भी हूँ. बैडमिंटन इज़ की पार्ट ऑफ माय लाइफ. बहुत कुछ सीखता हूँ बैडमिंटन के कोर्ट से. फेलियर बहुत सीखता हूँ, सक्सेस को डिकोड करता हूँ, स्ट्रैटेजीज बहुत सारी वहीं से सीखता हूँ. अब मोटिवेशन को यू नो मिसअंडरस्टूड इसलिए कर दिया गया है क्योंकि आई ऑलवेज से ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एज वेल, मोटिवेशन एक की फैक्टर ज़रूर है आपको आगे लेके जाने का, आपको यू नो जोल्ट देने का. बट जब आप डिपेंडेंसी मोटिवेशन पर कर लेते हैं तो फिर रिजल्ट्स आप एक्वायर नहीं कर सकते हैं. इट्स अ गुड टू हैव योर इंटेंट, आपकी नीयत अच्छी हो, आपका जुनून अच्छा हो, आपका जज्बा हो, बिल्कुल होना चाहिए. उस नीयत जुनून जज्बे को आपने इंटेलेक्ट से इंटीग्रेट कैसे करना है. एंड व्हेन आई आस्क इंडिविजुअल्स, मैं टीम से मिलता हूँ, मैं CEOs से मिलता हूँ, मैं मैनेजमेंट टीम से मिलता हूँ, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में बहुत दफ़ा आई फेल टू अंडरस्टैंड कि जब हम किसी से बात करते हैं कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मुझे कुछ अचीव करके दिखाना है, किस लिए? दे डोंट नो द वाई. अब मुझे अब वो टेंजिबल वाई आप मुझसे पूछें कि मैंने मेक इट हैपन क्यों क्रिएट की थी, तो आई विल टेल यू द वाई. आई हैव माई वाई क्लियर. ठीक है. या मंडे मैन का थीम क्या है, मुझे वो वाई बहुत क्लियर था, इसीलिए वो मंडे मैन आज एक ब्रांड यू नो अचीव कर चुका है. सो बहुत सारी टीम्स और इंडिविजुअल्स मोटिवेशन को चैनलाइज नहीं करते. बस मुझे करना है, ये नहीं पता क्यों करना है. और जब आपको सवाल किया जाता है तो अनफॉर्चुनेटली हम क्योंकि रिलीजन को या हालात को चीज़ों को प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम मोटिवेशन को उससे कनेक्ट कर देते हैं. अल्लाह ताला या नेचर का भी जो कानून है या जिस तरह चीज़ें चल रही हैं वो खाली मोटिवेशन ड्रिवन नहीं है. वो कोई टेंजिबल चीज़ ड्रिवन है जिसके लिए आप चीज़ को ड्राइव कर रहे हो, अचीव करना चाहते हो. सो कोई स्पोर्ट्स एथलीट भी होता है, वो मोटिवेशन के साथ ज़रूर आता है, बट उसको मालूम होता है वो क्या करना चाहता है उस मोटिवेशन के साथ. और खाली मोटिवेशन आपको लेवल 1, 2, 3, 4 पे नहीं लेके जाएगी. आपको स्किल एक्वायर करना पड़ेगी और हार्डकोर अंदाज़ा भी होना पड़ेगा, तब कहीं जाके लक और बाकी चीज़ें आपका साथ देंगी. सो आई ऑलवेज से कि अगर आपकी मोटिवेशन और आपका एक्यूमेन यहाँ पर है और लक यहाँ है, सो देयर इज़ अ ह्यूज गैप. इफ़ यू वांट टू बी लकी तो अपनी मोटिवेशन को ज़रा डिकोड करें, पैशन को री अंडरस्टैंड करें, और मोटिवेशन को भी डिकोड करें और उसको ज़रा इस लेवल के ऊपर लेकर आएँ ताकि चीज़ें आपके लिए इंटीग्रेट हो सकें. ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट उस प्रोसेस की
नंबर वन चीज़ इज़ एक्सेप्टेंस। तो प्लीज़ सबसे पहले एक्सेप्ट कर लें कि कहीं से मोटिवेशन आ रही है, आप कहीं किसी कोर्ट से मोटिवेशन ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, और कि वो मोटिवेशन लेने लायक भी है या नहीं है। और चैनलाइज करने से पहले चैलेंज ज़रूर करें किसी का भी कॉन्सेप्ट जो आपके पास आ रहा है। सो उस चैलेंज से आप बहुत कुछ सीख लेंगे, चीज़ों को आगे लेके जाना आसान हो जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लोकल इंडस्ट्री हमारी रेडी है वूका वर्ल्ड के लिए? Unfortunately, no. I say that with a lot of sadness in my heart. इंडस्ट्री जितना पोटेंशियल रखती है, ना सिर्फ अभी तक ना हम उसको अचीव कर पाए हैं और ना ही रियलाइज़ कर पाए हैं कि हमें लोकल इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। अगर हम वो रियलाइज़ ही कर जाएं तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अचीव हो जाएं। रियलाइजेशन इज़ द की। सो अगर हम वूका को अंडरस्टैंड करें, विच इज़ वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस, तो मुझे अगर हम इर्द गिर्द प्रोफेशनली डायनामिक्स और इंडस्ट्री को देखें तो एवरी मिनट इज़ नाउ वॉलेटाइल। आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है। आपकी चाहे वो करेंसी है, चाहे वो आपकी स्टेबिलिटी है, चाहे वो आपके ग्लोबल चैलेंजेस हैं, रशिया यूक्रेन वॉर कब क्या रुख ले लेगी हमें नहीं पता है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस ग्लोबली बढ़ते जा रहे हैं, क्लाइमेट चैलेंज, आई फील लाइक कि अगला पेंडेमिक जो है वो क्लाइमेट चैलेंज होने वाला है, जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ हो रहा है। तो ये जो वॉलेटिलिटी है इसको डीकोड करना बहुत ज़रूरी है। अब वो हम डीकोड कैसे कर सकते हैं? हमें अंडरस्टैंड करना है कि वॉलेटिलिटी हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है, वॉलेटिलिटी हमसे डिमांड क्या कर रही है। जब चीज़ें श्योर नहीं होती तो वो क्या डिमांड कर रही हैं? चेंज डिमांड हो रहा है। तो हम ये तो कह देते हैं कि हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, वो हालात आपसे चेंज भी मांग रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस आज भी अटेंडेंस मशीन से बाहर नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, अब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। हम कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर को प्रमोट करना है। आप किसी को कोई फिजिकली तो आपके पास हो सकता है, वो प्रोडक्टिव है या नहीं, हाउ वुड यू गेट टू नो? लुक बिजी, डू नथिंग। अब वासिफ आपके पास ऑफिस में तो बैठा हुआ है, आप कैसे मेक श्योर करेंगे वासिफ प्रोडक्टिव भी है? आपने उसका थंब स्कैन, आपको एम्प्लॉय कार्ड, फेस स्कैनर लगा लिया, वो आ गया, टाइम पे ही आया हुआ है। हाउ टू मेक श्योर? तो ये जो पूरा कल्चर है, ये छोटी सी एग्जांपल ऑफ लोकल इंडस्ट्री, इससे हमें थोड़ा सा बाहर आना है। और आई थिंक उसमें हम जैसे प्रोफेशनल्स का बहुत रोल है कि हम वो जोड़ दें, वो चैलेंज क्रिएट करें कि ऑर्गेनाइजेशंस उसको एक्सेप्ट करें एज अ चैलेंज कि अब हमने इतने साल अगर एक ट्रेडिशनल अप्रोच को अपना के देख लिए तो आज हम मॉडर्न डे अप्रोच को भी अपना के देखें। सिमिलरली वॉलेटिलिटी अगर आपसे डिमांड चेंज करी है तो वो आपसे, अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको चेंज ड्राइव भी करके देगा रिजल्ट। बिल्कुल, वो आपके लिए इनोवेशन ड्राइव करेगा, वो आपके लिए एजिलिटी ड्राइव करेगा। तो पूरा प्रोसेस है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, तो हमारे पास रिजल्ट्स भी वैसे नहीं है। बहुत हमारा मसला मेरे ख्याल से पाकिस्तान में यही है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ये चीज़ें दोनों ही हमारे लिए मुश्किल है। ना हम किसी चीज़ को खुल के एक्सेप्ट कर पाते हैं और रिजेक्शन हो जाए तो हमें बहुत उदासी होती है। आई थिंक बेशक वो जॉब रिजेक्शन हो, किसी भी तरह की हो, उसको हम ले लेते हैं अपनी दुश्मनी का मसला। इस कंपनी को मैं करके दिखाऊंगा। मेरा ख्याल है कि इमोशंस जो हैं उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती। सो आई वुड नॉट से कि ये सिर्फ हमारे साथ होता है। बहुत सारी ग्लोबल ऐसी नेशंस हैं जहाँ पे आज चैलेंज बहुत ज़्यादा है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो यूएस है। हाँ, हमारे चैलेंजेस क्योंकि नौयत डिफरेंट है, क्योंकि हमारा स्टाइल डिफरेंट है, इसलिए वो चैलेंजेस डेवलप हो जाते हैं। तो चैलेंजेस हर जगह है, डिपेंड करता है आप उन चैलेंजेस को कोप अप कैसे करते हो। इतने चैलेंजेस के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहते हुए पिछले 4 सालों में मेक इट हैपन आज एक ग्लोबल कंपनी है। यहीं रहते हुए हमने ये सारा काम किया, यहीं की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। तो चैलेंजेस के साथ साथ आई थिंक जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस अब उसको रियलाइज़ कर रही हैं, क्योंकि मेरे जैसे बाकी कॉलीग्स, मेरे जैसे दोस्त, एचआर फ्रेटर्निटी में बहुत सारे लोगों ने उसके लिए लीडरशिप लेवल के ऊपर, मैनेजमेंट लेवल पे, सेल्स लेवल पे बहुत सारे लोगों ने थ्राइव किया है, कोशिश की है। तो आई थिंक वो कोशिश अगर कहीं ना कहीं जारी रहे तो हमारे पास कोई रिजल्ट सूनर लेटर ज़रूर आ जाएगा। तो कोशिश पे गिव अप नहीं करना, बट ये ज़रूर ट्राई करना है कि कोशिश जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, पर्पस ड्रिवन, वो पर्पस हमें ज़रूर क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल।
अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि जब एक ऑर्गेनाइज़ेशन कुछ डिसीजंस लेने लगती है, कोई मीटिंग है, तो एचआर को उसमें बाहर कर दिया जाता है और बाकी सब वो जो मेन लोग हैं वो अंदर होते हैं मीटिंग में। स्पेशली आईटी सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है और मैं हुँ, इसे डिनाई बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल ऐसा होता है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट आई थिंक इसके 2 पहलू हैं। हुँ, पहला पहलू ये है कि जब मुझे एज़ अ कंसल्टेंट जब कोई ऑर्गेनाइज़ेशन बुलाती है, तो सीईओ या लीडरशिप टीम से जो फीडबैक आता है, वो ये हुँ, है कि एचआर की बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग वो नहीं है जो कि सीईओ लेवल पे या ऑर्गेनाइज़ेशन लेवल पे एक्सपेक्ट की जा रही है। तो आई थिंक एक इम्प्रूवमेंट एरिया, और इस पे एचआर ने बड़ा थॉरली काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। हुँ, एक थॉरो एरिया मज़ीद बेहतर करने वाला इज़ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। आप जिस भी कंपनी की एचआर में काम कर रहे हैं उसके बिजनेस के नंबर्स को अंडरस्टैंड कर लें। इस पे लिंक्डइन पे हुँ, बहुत कुछ लिखा गया है, बड़ी बात की जाती है, बट अभी भी आई थिंक काफ़ी काम बाकी है। सो एचआर बिजनेस पार्टनरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस करता है। दूसरे एंड पे आई थिंक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एचआर को सिर्फ इसलिए हायर करती हैं क्योंकि हुँ, उनको एचआर की नेम टैग चाहिए होता है कि हमारे पास एचआर है। अच्छा। आई वुड से आई फील सॉरी, बिकॉज आप हुँ, हुँ, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, आप टाइम भी लगा रहे हैं, आप एक डिपार्टमेंट इनबिल्ट भी कर रहे हैं और आप उसको एम्पावर नहीं कर रहे। हुँ, हुँ, तो अब हम 2 गैप्स की बात कर रहे हैं। पहला गैप है जहाँ पे एचआर ने अपने आप को इम्प्रूव करना है। टिपिकल आउटडेटेड कॉन्सेप्ट से बाहर आना है। हुँ, मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का खुद से पार्ट हूँ और मुझे अनफॉर्चुनेट भी लगता है, सैड भी होता है कि जब कोई एचआर से सवाल की बजाय क्यूरी आती है कि किसी के पास प्रोविज़न का फॉर्म है तो दे दें, या किसी के पास हुँ, हुँ, ये वाली पॉलिसी है तो प्लीज़ दे दें। देखें, अगर आपको कोई हेल्प आउट कर भी देगा, वो उनके अपने डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली है, ठीक है? बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से कोई चीज़ लें और कॉपी पेस्ट कर लें। हुँ, हुँ, तो इस कॉन्सेप्ट से एचआर को खुद भी ज़रा बाहर आना पड़ेगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस इज़ कि आप किसी और एचआर कॉलीग से जो किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ये पूछिए कि उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और फिर उनको टेलर मेड कर लें। ये कॉपी पेस्ट के ज़िम्मे में हुँ, नहीं है। बट अगर आप किसी की टेम्पलेट लेके आपको लगता है कि आप उसको डिप्लॉय कर लेंगे, तो वो रिजल्ट्स वैसे नहीं आएँगे क्योंकि आपको उसका बैकएंड नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता, लेगेसी नहीं पता, वो कैसे इवॉल्व हुई, अब किस लेवल पे हुँ, है, उसको अंडरस्टैंड कर लें। और मैनेजमेंट एंड के ऊपर अगर आपने एचआर को हायर किया हुआ है, आपके पास एक थॉरो एचआर का फंक्शन चल रहा है, प्लीज़ उसको एम्पावर करें। वो एम्पावर करने के लिए ज़रूरी है कि वो कॉन्फिडेंस हुँ, आप भी उनको दें, ताकि बिल्कुल। वो कॉन्फिडेंस टेबल पे वैल्यू ऐड कर सके। तो हुँ, ये जो 2 की गैप्स हैं, अगर हम इनको किसी तरह ब्रिज कर सकें, तो काफ़ी हद तक आई थिंक हमारे पास एक्यूमेन कुछ ऐसा निकल कर आएगा जो वाक़ई टैंजिबल है, जिससे हम वाक़ई हुँ, ऑर्गनाइज़ेशंस को फ्लरिश कर सकते हैं, लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी कि आजकल जॉब के लिए जो लोग निकल रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? ऐसी देखिए, कोई मोटिवेटेड लाइन? देखिए मोटिवेशन तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, बट हाँ, छोटा-सा मेरा खुद जो मैं अपने पे लागू करता हूँ, फेलियर से जितना मैंने देखा है और जितनी चीज़ें फायर बैक की हैं, जब भी आप किसी चीज़ को करना, आप अपना काम करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसका व्हाय ज़रूर क्लियर कर लें। हुँ, बिकॉज़ इफ योर व्हाय इज़ क्लियर कहा जाता है तो हाउ बिकम्स ईज़ी। बिकॉज़ आपको हुँ, मालूम होता है कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। तो आप जब घर से निकल रहे हैं तो आपको अगर मालूम है कि आपने अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करना है, आप उसके लिए जॉब करें, दैट्स ओके, कोई मज़ायका नहीं है, एटलीस्ट आपको पता है आप क्यों कर रहे हैं। हुँ, सो हम में से बहुत सारे लोग ज़िंदगी में जो गिव अप करते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, जो एक हद तक सक्सेस को अचीव करने के बाद रुक जाते हैं, की रीज़न इज़ हमें मालूम नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सो बिल्कुल। मैं अगर रोज़ाना किसी स्पोर्ट्स को एन्जॉय कर रहा हूँ, तो वो मेरी बॉडी में एजिलिटी लेकर आ रही है, मेरे माइंड को फ्रेश कर रही है, मुझे एक्टिव रख रही है, मेरा डोपामाइन ठीक है, मेरी अप्रोच लाइफ की ठीक है। सो आई थिंक आप कोई भी चीज़ करने निकलें, चाहे अपना काम है या नौकरी हुँ, है, जॉब है, करियर है, ये डिफाइन ज़रूर करें कि वो वाई क्लियर हो, और ये ओवरनाइट नहीं बिल्कुल। होगा। ऐसा नहीं होगा आप रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे और आपको वाई क्लियर हो जाएगा हुँ, कि हुँ, हाँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है।
एक ज़िंदगी का आपका स्पिरिचुअली हम सबका एक मकसद है, हम लोगों के लिए आसानी कैसे पैदा कर सकते हैं, लोगों के लिए प्लेटफॉर्म कैसे पैदा कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम, और ये मेरा आखिरी मैसेज भी है, बजाय इसके कि हम लोगों के लिए हमदर्दी बांटें, या जिसको सेल्फ पिटी कहा जाता है, अपने आप के लिए हमदर्दी की बजाय उसको फोकस रखें किसी स्किल के ऊपर, किसी टेंजिबल चीज़ के ऊपर, ताकि आपकी एनर्जी कहीं इस्तेमाल भी हो सके। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे बुलाया एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपका और आपके हस्बैंड का काम देखता रहता हूँ, काफ़ी इंस्पायरिंग काम है, एंड आई विश बोथ ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक छोटे प्लेटफॉर्म का कभी ये मकसद नहीं होता कि वो पोटेंशियल नहीं रखता, तो आई एम श्योर आपका प्लेटफॉर्म नई ऊंचाइयों को छुएगा, एंड इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात भी होगी, थैंक तो एक यू। नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह होगी। आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया, मैंने खुद उसको बहुत इंजॉय किया। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। तो ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।